है, जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको और कोई इन्फेक्शन है या लंबे समय से हॉस्पिटल स्टे है, तो उसको आप अवश्य एडवाइस करें। और जिनको ऑलरेडी साइनोसाइटिस रहता है या नेजल ब्लॉकेज रहता है, कंजेशन रहता है, या फिर किसी को नेजल से डिस्चार्ज आने लग गया, अचानक से उसको ब्लैकेज डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को बात करना चाहिए। इसमें जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है बहुत फास्ट है, स्प्रेड बहुत फास्ट है, तो आपको बिना डेज गंवाए तुरंत ही आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था, लोकल पेन या चीफ पेन या हेडेक, बहुत ही सीवियर टाइप का हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि फेशियल पेन हो सकता है या नमनेस हो सकता है या किसी पार्ट में आपको स्वेलिंग दिख सकती है। टूथेक के लिए मैंने बात करा कि हमने जब डेंटिस्ट से बात करा तो उन्होंने बताया कि टूथेक की प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा जो इसका और अधिक जो सीवियरिटी है, दैट इज द ब्लड या डबल विजन विथ पेन। अगर आंख में दर्द हो रहा है या डिमनेस ऑफ विजन हो रहा है या डबल विजन आ रहा है या फिर ब्लड विजन आ रहा है, तो आपको तुरंत इमीडिएट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से भी संपर्क करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, चेस्ट पेन हो रहा है या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको फिजिशियन से बात करना चाहिए। मेरी जो रिक्वेस्ट है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी है कि आप भी इन स्पेशलिस्ट से इन मरीजों के लिए चर्चा करें और उनसे साथ में सहयोग करके ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, अगर कंट्रोल की बात करें तो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करें। हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। अगर मैं सिजेशियम जम्बोलिनियम की बात करूं या एसिड फास की बात करूं या साइलिशिया की बात करूं या और भी जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स डायबिटीज के लिए देते रहे होंगे, तो वो इसमें भी उतना ही कारगर है। उसके अलावा आप मॉनिटर करते जाइए ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके अलावा जो स्टेरॉइड का यूज है उसको टेपर करिए। उसके अलावा क्लीन करते रहिए आप। मैंने जो ईएनटी स्पेशलिस्ट से बात करा तो उनका कहना था कि अगर नेजल में आपको कुछ भी जम रहा है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करते रहिए। अगर हो सके तो आप सेवलान या डिटॉल में कॉटन रख करके उससे क्लीन करते जाइए। अगर इस तरीके का कोई भी क्रस्ट आपको दिख रहा है, ड्राई क्रस्ट या ब्लैकिश कुछ भी दिख रहा है, तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से बात करें। नेक्स्ट, क्या नहीं करें, डू नॉट मिस वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स। ये जो मैंने दिखाया इसको मिस नहीं करिए और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताइए, तभी हम इस बीमारी को बढ़ने से फैलने से रोक सकेंगे। डू नॉट कंसीडर ऑल केसेस विथ ब्लॉक नोज इज ड्यू टू फंगस। और लोगों को डराइए मत। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का दाग बंद हो गया तो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस ही हो गया। देन आपको जो भी गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर दी जा रही है एडवाइजरी, उसका पालन करिए। नेक्स्ट, ये जो मैं बात कर रहा था पेशेंट के एमआरआई पीएनएस की, तो उसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट ये देखेंगे आप, लिखा हुआ है कि हाइपर इंटेंसिटी इन बाइलेटरल मैक्सिलरी इथेमॉइड स्फेनॉइड साइनसेस with well definition of T2 hyper intensity in the left maxillary sinuses, hypointense area with diffusion restriction in the ethmoid sinuses, flare hyper intensity with diffusion restriction along the left pituitary muscles and pituomaxillary fissures, fungal sinusitis with पेरीन्यूरल स्प्रेड। उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि उसमें पेरीन्यूरल स्प्रेड हो रहा है। अभी एट प्रेजेंट पेशेंट काफी बेहतर कंडीशन में है और एडमिटेड इन एमवाई हॉस्पिटल। नेक्स्ट, अब अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें कि क्या मेडिसिन दे सकते हैं, मैंने बेलाडोना दिया उसको, देन ग्लोनाइन दिया, मर्कसाल दिया, बोरेक्स दिया। जैसे जैसे उसके लक्षण चेंज होते गए मैंने इन 4 दवाइयों का सेवन किया और कल मैंने नेट्रम सल्फ 3x चालू कराया, उसको काफी बेहतर है। लेकिन लैकेसिस और क्रोटेलस हॉरिडस मैंने नहीं दिया मरीज को, लेकिन लैकेसिस और क्रोटेलस हॉरिडस के लिए मैंने यूके में, लंदन में रह रहे डॉक्टर
शशि मोहन शर्मा जी से कल रात को डिस्कस किया कि इस तरीके का अगर केस आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, तो डॉक्टर शशि मोहन शर्मा ने एडवाइस किया कि उसको लैकेसिस और क्रोटेलस हॉरिडस दिया जा सकता है तब जबकि सिक्रीशन इज ब्लैकिश। अभी ये मरीज को सिक्रीशन किसी भी प्रकार का ब्लैकिश नहीं था, वनली उसको सिर दर्द था, फेशियल पेन था, न्यूरोलजिक पेन था। उसके लिए मैंने बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन बेलाडोना दिया, बेलाडोना से उसको आराम हो गया। उसके बाद उसको जो सिर दर्द था वो और ज्यादा हो गया थोड़े दिन बाद, तो मैंने ग्लोनाइन दिया। और मर्क साल मैंने बोरेक्स और मर्क साल जैसे हम एफथी में देते हैं उसी कंडीशन को देखते हुए एज ए एंटी फंगल हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है तो उसको हमने दिया। पेशेंट इज बेटर। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, कोविड। नेक्स्ट सर, लेकेसिस के साथ दूसरा मेडिसिन कौन सा बताया आपने? क्रोटेलस हॉरिडस, क्रोटेलस हॉरिडर, क्रोटेलस हॉरिडस। मैंने कल इस आज के सेमिनार के लिए बहुत ज्यादा तैयारी किया। वैसे मैं सेमिनारों के लिए तैयारी नहीं करता हूं, पर आज के सेमिनार के लिए मतलब आई एम टॉकिंग वेरी वेरी क्लियरली, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के। मैंने कल रात को 4 से 5 डॉक्टर से डिस्कस किया, क्योंकि बहुत ही नया केस था हमारे लिए, बहुत ही नई बात थी। तो मैंने डिस्कस करके ये जो था ये सारा आपको जिस्ट देने का कोशिश किया है। सर, गुड आफ्टरनून सर। यस यस बेटा। हाय सर, डॉक्टर दीपा जैन। सर प्लीज हार्डली रिक्वेस्ट कि आप सर प्लीज अपना जो नॉलेज है मोस्टली डॉक्टर्स के साथ शेयर करें सर। कुछ लोग हो सकता है कि शेयर आपके नॉलेज को कर लिए होंगे, उनसे हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया हो, बट सर प्लीज आपकी स्लाइड्स आप शेयर करें, वो ज्यादा नॉलेजेबल रहेगी, इवन हम कई लोगों की हेल्प कर पाएंगे। बेटा वही तो कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा अली को आपको धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने होम्योपैथी काउंसिल, मुझे लगता है पूरे देश में एकमात्र ये होम्योपैथी काउंसिल होगी मध्य प्रदेश का, जिन्होंने हमारे डॉक्टर्स के लिए इतना सोचा और इतना प्रयास किया कि क्यों ना हम डॉक्टर्स को इसके थ्रू मोटिवेट करें। आज देखिए कि सारे होम्योपैथी कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं, सभी जगह लॉक लगा हुआ है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच भी उतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हमें डॉक्टर आयशा अली को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, जी, जो पिछले 7 दिन से मेहनत कर रही है कि क्यों ना हमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को अवेयर कराएं। और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप अपने केसेस के बारे में डॉक्टर्स को बताएंगे तो और बेहतर वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। मतलब हमारा रजिस्ट्रार, हमारी जो काउंसिल की रजिस्ट्रार है, उन्होंने अपने फील्ड को इतना ब्रॉडन किया। उनका काम क्या है कि सिंपली रजिस्ट्रेशन करना। डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन करना अलग बात है, और उनको टाइम टाइम पर अवेयरनेस फैलाना वो बहुत ही बड़ी बात है। तो डॉक्टर आयशा अली ने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेमिनार वेबिनार। थैंक यू सो मच मैम। हम बात करते हैं यस वर्तमान परिदृश्य में कोविड की रोकथाम और उपचार में होम्योपैथी की उपयोगिता। हमको ये टॉपिक मैडम ने दिया था। अब ये टॉपिक में तो सब लोग 1.5 साल से काम कर ही रहे हैं, फिर भी मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ। सब लोग अब कोविड-19 के बारे में जानते हैं। इट इज इन्फेक्शियस डिसीज काज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस। तो कॉमन सिम्टम्स भी सबको पता है, फीवर, ड्राई कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वीकनेस। अब काफी सारा चेंज हो चुका है उसमें, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, लूज मोशन। और सबसे जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिला है, वो सबसे ज्यादा जो सेकेंड फेज में देखा है वो है ऑक्सीजनेशन की कमी। ब्रीथलेसनेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, SpO2 इतना फॉल हो जाता है कि ऑक्सीजनेशन की जो कमी हो गई है वो सबसे ज्यादा कठिन रहा। अभी सेकेंड जो इसका वेव आया है वो बहुत ही बड़ी परेशानी है। नेक्स्ट, अगर मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो सबसे पहले तो होम्योपैथिक एडवाइजरी जारी हुई थी 29 जनवरी 2020 को जारी हुई थी, और लकीली 28 जनवरी 2020 को जो मीटिंग हुई थी CCRH में, उसमें मैं था। और जो लैंसेट में चाइना में उस समय केसेस थे, तो उसमें जो केसेस
आए थे उसके ऊपर रिपोर्टराइजेशन किया गया था उनके सिम्टम्स के आधार पर, और उन सिम्टम्स के आधार पर वहां पर रिपोर्टराइजेशन रिजल्ट आया था आर्सेनिक एल्बम, और आर्सेनिक एल्बम सीसीआरएच ने आयुष मंत्रालय को भेजा था, और आयुष मंत्रालय ने बाकायदे 29 जनवरी 2020 को एडवाइजरी जारी किया था। मैं अगर नहीं बोलूं तो बहुत बड़ी बात छुप जाएगी, लाखों लोगों ने आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग किया, सभी मीडिया पर्सन, सभी ऑफिस बियरर मतलब आईएसपीसीएस और सभी चिकित्सक, क्योंकि उस समय तो वैक्सीन आई नहीं थी। एकमात्र जो सबसे आसान मेडिसिन अवेलेबल थी वो थी आर्सेनिक एल्बम, और जिसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पर यूज किया गया। क्योंकि आर्सेनिक एल्बम कोई वैक्सीन नहीं थी, होम्योपैथिक मेडिसिन थी, वो आपकी इम्यूनिटी बेहतर कर रही थी, जिससे आपको बीमारी से बचा रही थी। उसके अलावा जो इस बीमारी में सबसे ज्यादा था वो डर था, तो डर से बचा रही थी। फियर ऑफ डिसीज आर्सेनिक एल्बम में है, उसको बचा रही थी, और मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर कर रही थी। हालांकि सिम्टम्स अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो इस तरीके से आर्सेनिक एल्बम लाखों लोगों ने लिया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। बहुत ही जल्द सीसीआरएच उसको प्रोड्यूस करने जा रही है, पब्लिश करने जा रही है। और हमारे प्रदेश में भी प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। प्रदेश सरकार ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराया, जिससे पिछले साल केसेस काफी कम हो गए थे। इस साल भी हमने आयुष मंत्री माननीय कावरे जी से बात किया था, और उन्होंने प्रॉपर एडवाइजरी जारी किया कि हम प्री कोविड में क्या कर सकते हैं, कोविड के ड्यूरेशन में क्या कर सकते हैं, माइल्ड और मॉडरेट केसेस में क्या कर सकते हैं, और पोस्ट कोविड में क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं माननीय कावरे जी को धन्यवाद देता हूं, और हमारी आयुष की आयुक्त मैडम को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने समय पर होम्योपैथिक चिकित्सकों को बहुत बड़ा टूल दिया। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसमें इस तरीके से कोविड का प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइन जारी किया गया। सबसे पहले आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किया था पिछले साल, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया गया। उससे मध्य प्रदेश का होम्योपैथी चिकित्सक अलग अलग जगह पे ऐसा कहा गया कि उनको रोक रहे हैं कोई लोग या पूछ रहे हैं, तो अब न तो आपको कोई रोकने वाला है ट्रीटमेंट के लिए, न कोई पूछने वाला है। और पूछने वाला है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से इसको दिखा सकते हैं कि दिस इज इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यू हैव अ टूल जिसमें आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का आप चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप जुर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहां पे आप होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उनको घर में बॉटल चढ़ा रहे हैं, तो मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का काम नहीं करें। मैंने पहले ही मेरे स्पीच में बोला कि होम्योपैथी चिकित्सकों के पास सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का नहीं होना इस सदी की सबसे बड़ी कमी रही है। अगर हमारे पास सर्व सुविधा युक्त अस्पताल होते तो दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सकों के पास से पहले हमारे पास मरीज जाते, क्योंकि एलोपैथी चिकित्सकों ने सबसे पहले बोल दिया था कि उनके पास इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी उनके पास लाइन लगी हुई है, फिर भी मरीजों का लाखों का बिल बन रहा है। तो हमारे पास सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट है, फिर भी हमारे पास लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम इमरजेंसी में मरीजों को सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। हम इमरजेंसी में उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, हम इमरजेंसी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे पास आईसीयू नहीं होता है। तो ये एक बड़ी कमी है। उसके अलावा भी कमी है ये है कि हम टाइम टू टाइम हमारा क्लिनिक चलाते हैं, 3 घंटे सुबह या 3 घंटे शाम को चलाते हैं। बीमारी टाइम देख करके नहीं आती है। अगर उसको रात को इमरजेंसी हुई है तो वो रात में कहाँ जाएगा। मैं दोस्तों एक केस का शेयर करूंगा। अभी एक मरीज जो इंस्पेक्टर था, वो अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल से हर दिन जब तक वो एडमिट हुआ, उसके घर पे रोज रात को 1 बजे से 3 बजे पहुंच जाता था कि आपका मरीज सीरियस हो गया है और इसको 90,000 या 92,000 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके का सुविधाएं हमारे पास है नहीं, इसलिए लोग हमारे पास कम आते हैं। हमने लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो उतना गेन अभी भी नहीं कर पाए। यस, अगर मैं बात करूं केसेस का, तो हमने ये केसेस निकाला था, ये 15/5/2021 का है और आज 17 तारीख है। डेफिनेटली उसमें केसेस इंक्रीज हो गए होंगे। तो ये टोटल नंबर आप केसेस आप देख रहे हैं, इसमें डेथ कितना हुआ है और रिकवरी कितनी हो गई है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 14 तारीख
कितना है, रिकॉर्ड कितना है। इसके अलावा जो अगर मैं गाँव की बात करूं कि आज भी वहाँ टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेरे पास कई सारे प्रदेशों के गांव के लोग जुड़े हुए हैं। मैं अगर बात करूं कि मैं मध्य प्रदेश के कोरोना हेल्पलाइन पे काम किया था 2-3 महीने, तो हमारे पास मध्य प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के गांव के लोग जुड़े हुए थे और इवन उत्तर प्रदेश के जो सराउंडिंग गांव के लोग जुड़े हुए थे। अभी भी उनके फोन आते रहते हैं हमारे पास। तो परेशानी कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है? बीमारी को पहचानने में देरी हो रही है, बीमारी को स्वीकार करने में देरी हो रही है। सबसे मेन तो अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कि आप जांच करा लीजिए, तो वो बोलता है कि नहीं, हम तो धूप में गए थे इसलिए परेशानी हो गई, हम तो ये पानी में भीग गए इसलिए परेशानी हो गई, हमने लेट नहा लिया इसलिए परेशानी हो गई। मतलब उसके पास बहुत सारे बहाने हैं, वो स्वीकार नहीं करना चाहता, टेस्ट नहीं कराना चाहता। टेस्ट नहीं कराना चाहता, उससे इलाज में देरी हो जाती है। टेस्ट कराने में जो देरी होती है उससे बीमारी बढ़ जाती है। लक्षण होने के बावजूद जो टेस्ट का रिपोर्ट का इंतजार करना होता है 2-3 दिन, उसके लिए भी बहुत बड़ी परेशानियां होती है। बीमारी की गंभीरता को समझने में देरी हो जाती है। दवाइयों से डर के कारण सारी दवाइयां खाने के बजाय आधी अधूरी दवाई खाते हैं। अगर 3 दिन 5 दिन में आराम हो जाता है तो सभी मरीजों की ये हैबिट्स है कि दवाई उनके यहाँ रखी रहती है, फिर भी दवाइयों का सेवन नहीं करते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। 5वें या 6ठे दिन तबीयत ज्यादा खराब होने पर भी सीटी स्कैन या ब्लड टेस्ट नहीं कराना बहुत ज्यादा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो ये स्ट्रेन आया है उसमें स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जो भी उनके एलोपैथिक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसके अनुसार ही दें। हम तो होम्योपैथी में स्टेरॉइड यूज नहीं करते हैं, तो हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। साथ में कुछ लोग एंटीकोएगुलेंट ले रहे हैं खून पतला करने और खून का थक्का रोकने की दवाई कुछ लोग लेते हैं, उसकी परेशानी हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं उनको स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, वो एक समस्या है। और जो लोग बीच में छोड़ दे रहे हैं उनको पोस्ट कोविड कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है। जो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, घर आ जाते हैं, उसके बाद उनको सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है और वो एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो कोई भी दवाई आप बंद करने के पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लीजिए। फिर ऑक्सीजन लेवल नापने में लापरवाही करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो apparatus ठीक नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं उंगली प्रॉपर क्लीन नहीं है। इस तरीके का आप दोषारोपण नहीं करें, ये आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देन यस प्रीवियस हमारा जो HRCT है, HRCT में जो ये दिया जाता है कि 25 में से कितना है, 5-7 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, 14 है, 24 है। तो जितना सीवियरिटी है उसके अनुसार आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर जरूरत लगे तो आप एक से ज्यादा 2-3 चिकित्सकों से बात कर सकते हैं। और मैं होम्योपैथी चिकित्सकों को भी एडवाइस दूंगा कि वो चाहे तो होम्योपैथिक जो सीनियर फिजिशियंस हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मोबाइल पे एडवाइस करते रहता हूँ, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जिसके पास नहीं हो लिख लें 9826042287। वैसे मेरा नंबर सब जगह अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, सबके पास होगा भी। नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना ये जरूरी है कि पहला हफ्ता आपके हाथ में है, दूसरा हफ्ता डॉक्टर के हाथ में है और तीसरा हफ्ता जो है वो भगवान के हाथ में है। तो आप भगवान के हाथ में जाने से पहले खुद के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए और बचाइए। आप निर्णय लेके अपनी जिंदगी की बागडोर आप किसके हाथ में देना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्तमान परिदृश्य में अगर मैं बात करूं, बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट है, बहुत सारे अस्पताल है, लेकिन जिंदगी आपकी एकमात्र अकेली है, वो आप संभाल के रखिए। होम्योपैथी चिकित्सा का आधार, जैसा कि मैं शुरू से ही बात कर रहा हूं कि होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली है। हालांकि अब जो चिकित्सक हैं वो लक्षणों के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर भी चिकित्सा करने लगे हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं पिछले कई सालों से प्रॉपर तरीके से उसको ब्लड जांच कराता हूं, इन्वेस्टिगेशन, कोई भी बीमारी लेकर के आता है मरीज, उसका प्रॉपर तरीके से मैं ब्लड जांच कराता हूं,
अगर सीटी स्कैन की जरूरत है तो सीटी स्कैन कराता हूँ, एक्सरे की जरूरत है तो एक्सरे कराता हूँ, एमआरआई की जरूरत है तो एमआरआई कराता हूँ, सोनोग्राफी की जरूरत है तो सोनोग्राफी कराता हूँ। मैं दूसरे भी होम्योपैथी चिकित्सकों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि आपके अंदर, शरीर के अंदर जो चल रहा है उसको आप बाहर से केवल लक्षणों के आधार पर जज नहीं कर सकते हैं। गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। लगे तो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला डॉक्टर है जिसने सीटी रिपोर्ट बनाई है, आप उस डॉक्टर से फोन करके वापस समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एमआरआई करने वाले डॉक्टर से समझ सकते हैं, आप सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर से समझ सकते हैं। उससे आपका ज्ञान, नॉलेज और बढ़ेगा। तो आप अपनी नॉलेज को डे बाय डे बढ़ाते रहिए। अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूं तो फिजियोलॉजी में लिखा है कि फिजियोलॉजी इज एवर चेंजिंग फील्ड। तो हमारे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो चेंज होते रहते हैं। आज अगर आप देखेंगे कि पहले की बीमारी और आज की बीमारी लेकिन कितना चेंज हो गया है, तो वो जो चेंजेस है ये 200 साल पहले नहीं लिखा जा सकता था। आज जो चेंजेस होगा वो आज ही लिखा जाएगा। आप देखिए कोरोना में कितना जल्दी जल्दी सारी चीजें बदल रही है। तो जो बदलाव आ रहा है उसके ऊपर WHO बार बार लिखती जा रही है, ICMR बार बार लिखते जा रहा है, डॉक्टर्स बार बार अपनी ही बातों को चेंज करते जा रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि ये इंजेक्शन काम कर रहा है, कभी वो बोलते हैं कि ये इंजेक्शन नहीं काम कर रहा है, कभी बोलते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी यूजफुल है, कभी बोलते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी यूजफुल नहीं है। तो जब वो अपनी बात को काट सकते हैं तो हम अपने नॉलेज को क्यों नहीं और इनरिच बनाना चाहते हैं? आप देखिए कि हम उस जमाने से बैंकिंग करते आ रहे हैं जब वहां के बैंक ऑफिसर रजिस्टर में लिखा करते थे आपका पेमेंट और विड्रॉल, और आज हम एक क्लिक से सारा कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप देखिए मतलब किस तरीके से बैंकिंग ने अपने आप को चेंज कर लिया। और आज हम अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करें तो हम क्लासरूम टीचिंग मेथोडोलॉजी से ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी पर आ गए। और आज मैं सेमिनार की बात करूं तो क्लासरूम सेमिनार से आज हम ऑनलाइन वेबिनार तक आ चुके हैं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स क्यों नहीं अपने आप को एनरिच करना चाहते? जो मॉडर्न साइंस में इन्वेस्टिगेशंस का टूल्स है हमारे पास, उस पर क्यों नहीं आना चाहते? मेरे पास अभी अभी जस्ट एक मैसेज आया कि होम्योपैथिक डॉक्टरों को लोग झोला छाप कहते हैं। हमको तो कोई नहीं झोला छाप कहता है। हमारे पास तो सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी सलाह लेने के लिए आते हैं। आप अपने आप को क्यों मौका देते हैं कि आपको झोला छाप कहते हैं वो लोग? अगर आप प्योरली होम्योपैथिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको झोला छाप कोई क्यों कहेगा? आप आपकी रजिस्ट्रार मैडम को निवेदन करिए कि जिस तरीके से आज कोविड पे इन्होंने सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया है, इसी तरीके से अलग अलग बीमारियों पे भी ऑर्गेनाइज कराएं, इस तरीके से ट्रेनिंग दें। अगर ये करती हैं या दूसरे आपके होम्योपैथिक डॉक्टर इस तरीके से एक अपना प्लेटफॉर्म बना करके अगर हमसे बात करते हैं कि सर इस तरीके से बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे संभव है, आप लोग क्या बात करते हैं, क्या मांग करते हैं कि हमको एलोपैथी का परमिशन दिला दिया जाए। परमिशन, एलोपैथी का परमिशन कैसे मिलेगा? वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बार बार स्ट्राइक करना पड़ेगा, बार बार लड़ना पड़ेगा। कोई एक ऑफिसर, कोई एक डॉक्टर एलोपैथी की परमिशन आपको नहीं दिला सकता। बजाय उसके आप अपने नॉलेज को एनलाइटन करें, एनरिच करें, आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करें। आप अगर इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं आता तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़िए, नहीं आता तो आप एमआरआई करने वाले, सीटी करने वाले, सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर से बात करिए, उससे आप समझने की कोशिश करिए। आप आज भी मेडिसिन की किताब उठा करके क्यों नहीं पढ़ सकते? आज तो आपके मोबाइल में एक क्लिक पे मेडिसिन की बुक अवेलेबल है, एक क्लिक पे बीमारी का सारा सिम्टम्स अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप उसको क्यों नहीं देखना चाहते, क्यों नहीं उसको सीखना चाहते? आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं दूसरी चीजों पे? अगर मैं फेसबुक की बात करूं या व्हाट्सएप की बात करूं तो दिन भर हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स फेसबुक और व्हाट्सएप पे बस बुराई करते रहते हैं सीसीआरएच का। सीसीआरएच तो भंग हो चुकी है, अब सीसीआरएच का बुराई करने से क्या होगा? अब तो कमीशन आ गया है, नेशनल होम्योपैथिक कमीशन। वो लोग नए तरीके से रिफॉर्म कर रहे हैं चीजों को। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आयुष मंत्रालय के गठन के बाद चीजें काफी बेहतर हुई हैं। मैं 2015 से लगातार आयुष मंत्रालय में केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद का मेंबर हूं और एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूं, जो सबसे बड़ा बोर्ड होता है। मैं लगातार देख रहा हूं कि किस तरीके से हमारा केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद काम कर रहा है, किस तरीके से आयुष मंत्रालय काम कर रहा है। ये लोग बोलते हैं कि
दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। अरे 2-5 साल से कैसे दिखेगा, थोड़ा टाइम लगता है। होम्योपैथी तो वैसे भी धीमे असर करने के लिए जानी जाती है। आपको बस दिख जाए कि आपको एलोपैथी का परमिशन लाके दे दे तो दिख जाएगा सब कुछ। आज हमारे होम्योपैथिक डॉक्टरों ने जितना काम किया है कोविड में, मैं उनकी पीठ थपथपाता हूँ। सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, सारे मेरे कलीग्स हैं, आज डॉक्टर्स हैं तो मेरे कलीग हैं, वही स्टूडेंट, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत से काम किया है। चाहे वो उनके सैंपलिंग के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो उनकी मेडिसिन बांटने के लिए काम कर रहे हो, चाहे सर्वे के लिए काम कर रहे हैं, जितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप जिस फील्ड का काम कर रहे हैं उसी फील्ड में और बेहतर काम करने का स्कोप है। होम्योपैथी चिकित्सा का महत्व क्या है? अगर महत्व की मैं बात करूं तो अन्य चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ होम्योपैथी चिकित्सा से इस महामारी को कम करने और इससे पीड़ित मरीजों को शीघ्र हानि रहित स्वस्थ होने में लाभकारी है। इसलिए होम्योपैथी अपना एक सही विकल्प हो सकता है। अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लेकर के लोग सालों आते रहेंगे आपके पास, तो आप पोस्ट कोविड पे ध्यान दीजिए। जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं और वो लगातार आते रहेंगे, तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स रहेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अगर हल्के माइल्ड सिम्टम्स की बात करूं तो लक्षण माइल्ड सिम्टम्स में क्या रहेगा? बुखार, गला खराब, सूखी खांसी, थकान, शरीर दर्द, उल्टी, मिचली, दस्त या पेट दर्द। उसके लिए हमारे जो मंत्रालय ने है उसमें दवाई जारी किया है, हमारा मध्य प्रदेश आयुष विभाग ने भी जारी किया है। आर्सेनिक एल्बम, इपिटोरियम परफोरेटम, जलसीमियम, ब्राइनिया, रस्टाक्स, फास्फोरस, फेरमफास, आर्सायोड और कालीम्यूर। अगर मैं मध्यम या मॉडरेट कोविड पॉजिटिव केसेस की बात करूं जिसमें निमोनिया के लक्षण होते हैं, उसमें बुखार और खांसी होगा पर हाइपोक्सिया नहीं, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। इसमें कौन कौन सी दवाई सहायक होगी? उसमें आर्सेनिक एल्बम, इपिटोरियम परफोरेटम, जलसीमियम, ब्राइनिया और रस्टाक। हालांकि हमारे मंत्रालय ने कार्बोबेस नहीं लिखा हुआ है पर कार्बोबेस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर मैं बात करूं वायरल निमोनिया की, हमारा निमोनिया जो है बैक्टीरियल निमोनिया भी होता है और वायरल निमोनिया भी होता है। इस समय जो निमोनिया हो रहा है वो वायरल निमोनिया हो रहा है। इसमें लंग का अपर पार्ट भी अफेक्ट हो रहा है और लोअर पार्ट भी अफेक्ट हो रहा है। तो लोअर लोब ऑफ लंग जब अफेक्शन है तो उसमें कार्बोबेस बहुत अच्छा काम कर रही है, और अपर लोब ऑफ लंग जब अफेक्टेड है तो उसमें ब्राइनिया अल्बा बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप इस तरीके से लक्षणों के आधार पर दवाइयां दे सकते हैं। और कोविड के पश्चात जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें उनको शरीर में दर्द और खांसी की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए आप आर्सेनिक एल्बम, इपिटोरियम परफोरेटम या जलसीमियम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप दे सकते हैं एसिड फास्ट दे सकते हैं, कार्बोबेस दे सकते हैं। उसके अलावा अगर डायबिटीज का केस है तो आप सिजेजियम जम्बोलिनम दे सकते हैं, एसिड फास्ट दे सकते हैं। जो भी लक्षण है, लक्षण लेकर के मरीज आता है, आप अपने आधार पर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार ने कोविड का आपको मेडिसिन दिया है, दैट इज अ हैंडफुल ऑफ मेडिसिन। हर बीमारी के लिए इस तरीके से थेरापेटिक मेडिसिन अगर सरकार जारी कर दे तो मुझे लगता है जो नए हमारे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको काफी हेल्प होगी। जो प्रैक्टिशनर्स नए बन करके आते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स, उनको हैंडफुल ऑफ रेमेडी चाहिए ही चाहिए। अगर उनके पास हैंडफुल रेमेडी नहीं होगा तो उनको इतना सारा नॉलेज नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा उसे लक्षण ले पाए, सिम्टम्स लेकर के उसका टोटलिटी आप सिम्टम्स निकालें, रेपोर्टाइजेशन करें और एक पर्टिकुलर दवाई उसको चुन करके दें। बेहतर तरीका है थेरापेटिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। आप लोग लिलियंथल पढ़े, लिलियंथल में बीमारी के नाम पर बहुत सारी दवाइयां दी हुई है, लिलियंथल से भी आपका नॉलेज काफी एनरिच्ड होगा। मैंने निमोनिया के लिए लिलियंथल में देखा, उसमें बहुत अच्छा था। उसमें कोविड में ब्राइनिया अल्बा और कार्बोबेस का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पेज नंबर में बताऊंगा, लिलियंथल में देखें जरूर एक बार जाकर के। और जो सरकार बता रही है कि आप मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और डिस्टेंस बना करके रखें, ये सारा हमको पालन करना है। इसमें से निमोनिया निकाल के मास्क का उपयोग करना है, मतलब करना है, सैनिटाइजेशन करना है, डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, मतलब करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचना है, मतलब बचना है, वैक्सीनेशन अवश्य लगवाइए। कई लोग मुझे बोले कि होम्योपैथिक डॉक्टर होकर के आप वैक्सीनेशन सजेस्ट कर रहे हैं,
होम्योपैथी ही तो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के आधार पे ही होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी के आधार पे भी वैक्सीनेशन है, बहुत ही माइल्ड डोज से अगर आपको इम्यूनिटी मिल रही है तो वही तो होम्योपैथी है। प्लाज्मा थेरापी भी होम्योपैथी बेस्ड ही है। तो इस तरीके से आप किसी भी थेरापी को, आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं इसलिए उसकी बुराई मत करिए, उसकी अच्छाई भी देखिए। अगर वैक्सीन लगने से आपकी परेशानी कम हो सकती है तो उसका लगाना अपने को उचित होगा। मेरे पास काफी सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं, अभी भी लॉकडाउन में भी आते हैं कि आप इतना दूर से मरीज देखते हैं तो मरीज को कैसे संतुष्टि होगी, कैसे ठीक होगा। मैं भीड़ भाड़ वाली जगह की बात कर रहा हूँ तो मैं उनको समझाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कलेक्टर के आधार पर मरीज देखूंगा, एडवाइजरी के आधार पर मरीज देखूंगा कि आपके आधार पर मरीज देखूंगा। तो डिस्टेंस का पालन आपको करना है, मतलब करना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप होम्योपैथिक दवाई अगर आपको अच्छी लगती है तो होम्योपैथिक दवाई लीजिए, नहीं तो मैं आपको दूसरा भी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं। मैडम आप कहें तो मैं कंटिन्यू करूं, आप कहें तो मैं इसको स्टॉप भी कर सकता हूं। मैडम का स्पीकर, स्पीकर ऑन करिए, आपका स्पीकर, स्पीकर मैडम का ऑन करो। मैडम का ऑन करो, ए पे होगा ना ऊपर ही। अच्छा इसलिए मोहम्मद से MMOH। हेलो जी मैं कंटिन्यू करूं या उसको खत्म करूं? नहीं कंटिन्यू करिए। अभी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाना है, गुड डाइट कैसे लेना है, एक्सरसाइज करना है, पॉजिटिव थॉट का रखना है, बस ये सब बताना है आपको, क्योंकि ये अगर बोले तो नहीं बता देते। नहीं लोग बोल तो नहीं हो रहे हैं, वो पूछना जरूरी है ना। नहीं बोल क्यों होंगे, नॉलेज तो गेन करना चाहिए। मैं लिलियंथल के थेरापेटिक्स बुक की बात कर रहा था। लिलियंथल के थेरापेटिक बुक में एज 872 पेज नंबर 872 872 और पेज नंबर 873 803 डिटेल में दिया हुआ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी नहीं यूज कर रहे हैं उनको लिलियंथल के बुक को देखना चाहिए निमोनिया के लिए। नेक्स्ट क्या पोटेंसी में देना चाहिए लिलियंथल? मैडम 30-200 जो भी अवेलेबल पोटेंसी है। कई लोगों के पास इस समय लॉकडाउन में अवेलेबल पोटेंसी नहीं होगी, तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंस है मेडिसिन। मेडिसिन जिस भी पोटेंसी में आप दे रहे हैं काम करेगी। अगर लॉकडाउन में कई लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही होगी तो मुझे लगता है कि हम पोटेंसी के पीछे नहीं दौड़े। राइट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और होम्योपैथिक मेडिसिन गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी ले सकते हैं। आज देख रहे हैं कि 18 साल की उम्र तक ही अभी वैक्सीन लग पा रही, तो 18 साल से नीचे की उम्र के लोग बचाव के लिए क्या करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चों में भी कोविड अब देखा जाने लग गया है। तो मुझे लगता है कि उनको भी आर्सेनिक एल्बम लेना ही चाहिए। इम्यूनिटी जैसे जैसे ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस एक नया शब्द आया, जैसे क्वेरेंटाइन एक नया शब्द आया। हालांकि ये ब्लैक फंगस पुराना शब्द था, म्यूकरमाइकोसिस पुराना शब्द था, वैसे ही इम्यूनिटी भी इसमें बहुत बड़ा शब्द आया। कोरोना काल में इम्यूनिटी की बात की जाने लगी। इम्यूनिटी पहले से ही हमको होम्योपैथी में पढ़ाई जाती थी, फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाती थी। इम्यूनिटी के यस वाइटल फोर्स, और होम्योपैथी के अलावा फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे। फिजियोलॉजी में हम लोग हमारे ब्लड सेल्स में देखते थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमारा जो डब्ल्यूबीसी है वो इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा काम करता है, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। क्योंकि मैं फिजियोलॉजी का टीचर ही हूँ, तो अगर आपका हीमोग्लोबिन बेहतर है, अगर आपके सेल्स बेहतर हैं, तो सबसे बेहतर तो इम्यूनिटी आपकी रहेगी। और दूसरा जो इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका है, वो आपके सारे फल, कोई सा भी फल, हर सीजनल फल। एक्चुअली फलों में लोग महंगा फल खरीदना चाहते हैं, उनको लगता है कि महंगा फल खरीदने से उनका इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी। मैं हमेशा सलाह देता रहता हूं कि जो सीजनल फल है, सीजनल फल खाइए, उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। जैसे अभी वाटरमेलन का सीजन है, तो आप वाटरमेलन लीजिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहेगा। उससे गर्मी आपकी कम होएगी, उससे आपका ब्लड बढ़ेगा,
ऐसे ही जैसे गर्मी का सीजन है तो आप सत्तू पीजिए, जहां पर सत्तू होता है, सत्तू गुड़ के साथ खाते हैं, सत्तू का लड्डू बनाते हैं लोग, सत्तू का शरबत पीते हैं। तो इस तरीके से जो इस समय जो भी खीरा ककड़ी आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, जो मिल रहा है, हर सीजन का फल आपका इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, जहां पे जो मिले। स्वीट पोटैटो की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा है, लेकिन स्वीट पोटैटो हमारे यहाँ केवल उपवास के समय खाया जाता है। गार्लिक की बात करूं, गार्लिक सबको पता है कि एक गार्लिक अगर सुबह सुबह खाएंगे तो उनको कार्डियक संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गार्लिक भी बहुत अच्छा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इतनी बड़ी बीमारी से वो अगर रोक सकती है आपको कार्डियक अरेस्ट से, तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद जिनको पोस्ट कोविड कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, उनको गार्लिक लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिनको ब्लड थिक करना है उनको गार्लिक एंड हल्दी और अदरक जी। तीनों मैं बात करूं आजकल ग्रीन टी पहले इम्यूनिटी के लिए होती थी, अब उसका जगह काढ़ा ने ले लिया है। तो काढ़ा के लिए तुलसी का काढ़ा, अदरक का काढ़ा, काली मिर्च का काढ़ा और दालचीनी का काढ़ा, अगर आप सारी चीजें मिक्स करके ले सकते हैं तो आप घर में बना सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि उसमें शक्कर के बजाय अगर गुड़ यूज करेंगे तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। योगर्ट ये मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, आप पनीर खा के भी काम कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल के लिए भी सेम है मेरा, जरूरी नहीं कि आपको ब्रोकली ही मिले तभी आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो भी सीजनल फल है, जो भी सीजनल सब्जियां हैं, अभी आपको लौकी गिलकी अच्छी मिल रही है तो लौकी गिलकी खाइए, उससे भी आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। अभी इस समय खूब सारा ककड़ी आ रही है, खीरा आ रही है, उसका सेवन करिए, उससे भी इम्यूनिटी बेहतर होगी। मशरूम, अगेन वही बात है, सब जगह अवेलेबल नहीं है, अगर मिलता है तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, नहीं मिलता है तो आप बादाम खाइए ना, खूब सारा बादाम खाइए, भुना हुआ चना खाइए, गुड़ खाइए, हर घर में भुना हुआ चना और गुड़ अवेलेबल होता है। तो मैं तो वही बात करता हूँ कि जो आपके घर में अवेलेबल है, ड्राई फ्रूट थोड़ा महंगे होते हैं, तो महंगे होंगे तो थोड़ा इम्यूनिटी भी ज्यादा ही बढ़ाएंगे। तो अगर आपको अखरोट मिल रहा है अखरोट खाइए, बादाम मिल रहा है, काजू मिल रहा है, किस मिल रहा है, मुनक्का मिल रहा है, जो मिल रहा है वो खाइए। जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे दुखी मत होइए, लॉकडाउन में जो मिल जाए वही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, ये समझ करके वही खाइए। नेक्स्ट, हल्दी, अभी मैडम बात कर रही थी, हल्दी तो हमारा जो गोल्डन मिल्क है वो ऑलवेज यूनिवर्सल है। मैं हमेशा सर्दी जुकाम के मरीजों को एडवाइस करता रहता था कि आप रोज रात को गर्म दूध में हल्दी लीजिए। अभी एक ने मुझसे इसी पे मैसेज किया था कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे। तो जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होता है उनके लिए मैं सबसे बेहतर हल्दी दूध एडवाइस करूंगा। लोग हल्दी दूध इसलिए नहीं पीते हैं, कई लोगों का मानना है कि दूध पीने से कफ फॉर्मेशन होता है। तो हो सकता है, कई लोगों को टेंडेंसी हो सकती है, कई लोगों को उसकी एलर्जी हो सकती है, मिल्क एलर्जी। अगर आपको ऐसा है तो आप हल्दी के साथ गुड़ और अजवाइन को मिक्स करके भी खा सकते हैं गर्म पानी के साथ, उससे भी इम्यूनिटी बेहतर होगी। मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैं मेरे मरीजों का एडवाइस करता हूँ। सबसे ज्यादा कोई चीज चली है इस इम्यूनिटी में तो वो है योगा, योग और एक्सरसाइज। हर कोविड मरीज को पिछले स्ट्रेन में हमने देखा है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को योगा खूब सिखाया गया, योगा कराया गया। तो दोस्तों, योगा करने में कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है, तो आप ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर आपके जो भी योगा टीचर हैं उनसे सलाह लेकर के योगा कर सकते हैं। रनिंग, अभी लॉकडाउन है, कलेक्टर का आदेश है बाहर मत दौड़िए, तो देख लीजिए जहां पे लॉकडाउन नहीं है वहीं दौड़ना है। हम थोड़ा छत पर वॉकिंग कर लेते हैं, बाहर नहीं निकलते, योगा हो गया। देन मेडिटेशन, यस, मेडिटेशन विल हेल्प यू। अगर आप प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो इस समय निगेटिविटी से बचाने के लिए सबसे अच्छा हथियार आपके पास मेडिटेशन है। लोग घरों में बैठे हैं, मेडिटेशन उनको करना चाहिए। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि घर में अगर 4-6 सदस्य हैं तो गेम खेलिए। मैं तो रोज शाम को बैठ करके मेरे वाइफ और बच्चों के साथ गेम खेलने लग जाता हूँ, तो उससे 1-1.5 घंटा हमारा मेडिटेशन जैसा बीत जाता है। हालांकि सुबह उठ करके मेडिटेशन भी करता हूँ। हमारी पूरी टीम है, हमारे पास नेचुरोपैथी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, योगा के लिए डॉक्टर है और साइकेट्रिस्ट है। तो हम लोग मिल करके सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनके डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फियर से कैसे उबार सके। तो उसके लिए सबसे पहले खुद को उबरना ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए हम लोग ये करते रहते हैं। यस, टिप्स बहुत जरूरी था। सबसे ज्यादा जरूरी है इनफ स्लीप, और लोगों को अब नींद नहीं आ रही है।
इतना कोरोना लॉकडाउन में लोग सो ले रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है। तो नींद लेने का आप प्रयास करिए, खुद को खाने के लिए अच्छा डाइट लीजिए, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड्स जो मिले। मैं तो आपको सबसे अच्छा जिस्ट बता दिया कि जो अवेलेबल है वो खाइए, खूब खाइए। नेक्स्ट, हमारी दवाइयां जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काम कर सकती हैं, सबसे पहले जो आयुष मंत्रालय ने बोला, उसके अलावा यूपेटोरियम परफोरेटम, जर्सीनियम, इचेनिशिया, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम, इन्फ्लुएंजिनम आप लक्षणों के आधार पर दे सकते हैं। हमने कुछ लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें पुलिसकर्मी भी थे, जेल के कैदी भी थे, और हमारे पेशेंट्स भी थे, हमारे नियर डियर भी थे, जान पहचान के लोग भी थे। हम पिछले 1 साल से ये काम करते जा रहे हैं। हमने जेल में 2500 लोगों को दवाई डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें कोविड नहीं हुआ था पिछले साल, तो उसके लिए हमको जेल के सुपरिंटेंडेंट महोदय ने सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस तरीके से तो हम जितना हो सकता है उतना काम कर रहे हैं। इसी के अलावा हम कोविड में 2-3 रिसर्च पेपर भी हमारे पब्लिश हो चुके हैं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और लगे तो आप इसका स्क्रीन का फोटो भी ले सकते हैं। मिस्टर अजीत तिवारी जो पोस्ट कोविड मुझे मिले थे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो मैं बात कर रहा था कि एक पेशेंट है अस्पताल में एडमिट था, इंदौर के बड़े अस्पताल में एडमिट थे वो, और इनकी वाइफ को रोज रात को 2 बजे 3 बजे 1 बजे 3 बजे के बीच में फोन जाता था कि आपके मरीज की हालत बहुत खराब हो गई है और उनको ये महंगा वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो वो मुझे फोन करती थी कि सर मैं क्या करूं, ये महंगा इंजेक्शन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उनके पति की जिंदगी की बात थी, मैं बोल देता था लगवा लीजिए। जब वो डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज होने के बाद उनकी परेशानी कम नहीं हुई, तब वो हमारे पास आए। अगर आप देखेंगे तो YouTube पे ये लिंक भी डली हुई है, आप डायरेक्ट YouTube पे उनको जाकर के सुन भी सकते हैं। लिंक चलेगी, एक बार क्लिक करके देखो पहले। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से चलाने का, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप सभी लोग आराम से देख रहे हैं और सभी लोग इस चीज का नॉलेज गेन कर रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। इसके बाद 15 दिन के बाद नेक्स्ट सेमिनार। अगर आप को लिंक से यहाँ नहीं YouTube ज्वाइन हो रहा है, तो आप उस पे लिखेंगे पोस्ट कोविड कोरोना पेशेंट मिस्टर तिवारी, तो उससे भी मिल जाएगा, या पोस्ट कोविड कोरोना पेशेंट और डॉक्टर ए.के. द्विवेदी देखेंगे तो उससे भी आप YouTube पे उनका पूरा कंप्लीट वीडियो पा सकते हैं। मैं उनके CT स्कैन की बात करता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, उनके कंसेंट से ये मैं दिखा रहा हूँ, पूरा प्रॉपर कंसेंट है। नेक्स्ट, अजीत तिवारी जी मेरे पास आए थे 23/9/2020 को। He diagnosed with corona positive on 26/8/2020. He was admitted to the hospital on 26/8/2020 and discharged on 17/9/2020. लगभग 1 महीने से कुछ ही दिन कम, 9 दिन कम वो अस्पताल में भर्ती रहे। मतलब 21-22 दिन अस्पताल में एडमिट होने के बाद मेरे पास जब वो आए तो 23/9/2020 को आए, तो उनको क्या क्या परेशानी थी। ब्रीथलेसनेस था, डिफिकल्टी इन वॉकिंग था, अनेबल टू क्लाइंब स्टेयर्स, ड्राई कफ, चेस्ट पेन और सीवियर वीकनेस। तो हमने सबसे पहले उनका CT स्कैन कराया, और CT स्कैन में देखिए रिजॉल्विंग इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस सेटल्ड asymmetrically more on right, involving more than 70 to 75 lung parenchyma. लगभग 21-22 दिन पेशेंट एडमिट था अस्पताल में। डिस्चार्ज होने के बाद उनको बहुत ज्यादा कमजोरी थी, श्वास की परेशानी हो रही थी, चल फिर नहीं पा रहे थे। जब हमने CT स्कैन कराया, पोस्ट डिस्चार्ज CT स्कैन है 12 अक्टूबर 2020 की, तो उनको परेशानी क्या थी, 70 to 75% लंग उनका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी डैमेज था।
उसके बाद हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया और पेशेंट को बहुत आराम हो गया। ये देखिए आप, उनका ये सीटी स्कैन को हमने यहाँ पे लिख करके भी दिया हुआ है, इसको भी आप स्क्रीन ले सकते हैं। नेक्स्ट, हमने ट्रीटमेंट में जो मेन दवाई थी वो ब्राइनिया अल्बार कार्बोवेस था। उसके अलावा हमने फेशियल स्टीम दिया, उसके अलावा हमने ब्रीथिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम बताया। उसके अलावा मैंने उनको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने की सलाह दिया था, वो कंटिन्यू चल रहा था। जब अस्पताल में वो एडमिट थे और उनकी वाइफ बहुत नर्वस हो गई थी, तो मैंने उनको बोला था कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए। क्योंकि वो लोग उज्जैन के रहने वाले थे, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप उज्जैन के महाकाल को क्यों भूल रही हैं, तो उन्होंने जाप भी दिखा रखा था। और होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग दिस होम्योपैथिक मेडिसिन, उनको कोई परेशानी नहीं थी। नो कंप्लेंट्स ऑफ ब्रीथिंग, कोई कफ नहीं था, कोई चेस्ट पेन नहीं था, कोई वीकनेस नहीं था। जब सब कुछ सिम्टम्स ठीक हो गए, लक्षण में उनको सारा आराम मिला, तो हमने वापस सिटी स्कैन कराया, जो कि 27/10/2020 की है। आइए देखते हैं सिटी स्कैन। अगर आप सिटी स्कैन में देखेंगे तो वो लिखते हैं कि नो डिस्क्रीट इंटरस्टिशियल लंग डिसीज या हनी कमिंग, मतलब कोई भी परेशानी जो 1-1.25 महीने पहले की सिटी स्कैन में थी, वो इस सिटी स्कैन में नहीं दिखा। प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन में इस ड्यूरेशन में थे वो, क्योंकि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन था, उनका जो सारा ट्रीटमेंट था वो बंद हो चुका था। और इस ड्यूरेशन में हमने 70 से 75% लंग डैमेज को भी प्योरली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ट्रीट किया। दोनों बिफोर और आफ्टर की ट्रीटमेंट की सिटी स्कैन है, उनकी वीडियो है जो YouTube पे डली हुई है, आप खुद भी जाकर के देख सकते हैं। पेशेंट भी TI है उज्जैन में। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। कौन सी मेडिसिन दी आपने दीदी थी? मैडम, मैंने ब्राइनिया अल्बा और कार्बोवेस दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनको डायबिटीज की जो भी दवाई दे रहे थे वो भी चलने के लिए सलाह दिया था, और सिजेजियम जंबोलेनियम भी लेने की मैंने उनको सलाह दी हुई थी, क्योंकि डायबिटीज भी उनकी अनकंट्रोल हो रही थी। उसके अलावा बीच बीच में उनको यूरिनरी प्रॉब्लम हो रहा था, यूरिन का रिस्ट्रिक्शन हो रहा था, तो मैंने 1-2 दिन के लिए एपिस्मेल भी दिया हुआ था, और उनको लाल मिर्ची अवॉइड कराया था। कई सारे पेशेंट मेरे पास आए जिनको पोस्ट कोविड यूरिनरी प्रॉब्लम हुई, कई सारे ऐसे आए जिनका क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो उनको मैंने एपिस्मेल दिया, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट था। मैडम, लोग बोलते हैं कि मैं जो ये वीडियो डालता हूँ ये प्योरली मेरा एडवर्टीजमेंट होता है, पर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है। मेरे पास कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर मरीज नहीं भेजता है, केवल मरीज ही मरीज भेजता है। ये केवल आपके लिए होता है कि आप इसको देख करके, आपका हौसला अफजाई के लिए है। अगर आज आप इस सिटी स्कैन को देखते हैं और आपके पास 70-75% कोई सिटी स्कैन में चेंजेस लेकर के आता है, तो यू कैन से कि यस, वी कैन डू समथिंग बाय द होम्योपैथी, क्योंकि हमारे एक डॉक्टर ने ऐसा किया है। और आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। हम होम्योपैथिक डॉक्टरों से बात करने का तो कोई फीस लेते नहीं है, तो बिना किसी फीस के आप बात भी कर सकते हैं। यस, सो बाय दिस, thank you to all and big thanks to Dr. Aisa Ali, रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश होम्योपैथी काउंसिल, और हमारे मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री, और हमारी मध्य प्रदेश की आयुष आयुक्त और प्रमुख सचिव मैडम जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यह प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया और आज इतना सेमिनार करा। मैं चाहता हूँ कि मैडम, आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर ले सकती हैं। जो क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं हम सभी को अनम्यूट कर दे रहे हैं। वन बाय वन, प्लीज, वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन। हाँ, पूछिए ओम प्रकाश जी। अर्जुन जी भी बैठे थे, कार से लेके वहां पर पहुंच चुके अपने क्लिनिक में। पूछिए, आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। एक मैसेज आया है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। बेटा, जो CRP टेस्ट कराते हैं ना, CRP टेस्ट पहले भी कराया जाता था, तो आप बिल्कुल CRP के लिए अभी मत सोचिए कि CRP कोई नया टेस्ट है और वो कोविड में ही आया है। हम जो भी दवाइयां देते हैं उससे CRP भी कम हो जाता है। तो आप CRP टेस्ट के लिए जो भी आप इंडिकेटेड मेडिसिन देंगे, उससे आपका CRP लेवल भी कम हो जाएगा। CRP जो आता है वो इंफ्लेमेटरी चेंजेस के कारण CRP बढ़ा हुआ आता है। हम लोग पहले भी हमारे आर्थराइटिस के केसेस में CRP कराते रहते थे, और जो आर्थराइटिस के पेशेंट को दवाई देते थे उससे CRP भी कम हो जाता है।
और कोई पूछना चाह रहे हैं? ओम प्रकाश जी बिल्कुल जी शिव जी, बैठे सुन रहे हैं। शिव जी आप अनम्यूट करिए पहले। हाँ सर। जी हाँ सर, हम डॉक्टर शिव कुमार बोल रहे हैं। जी जी हाँ सर, चार ठो एक ही परिवार में 4 जो है सो कोविड-19 का पेशेंट था, उसको हमने जी ट्रीट किया। जी, तो अब 100% ठीक हैं, सब बहुत अच्छी नेगेटिव बात। रिपोर्ट आ गई है। जी क्या सर उनको पोस्ट कोविड से बचने के लिए फिर भी कोई मेडिसिन दी जाए? देखिए डॉक्टर शिव जी, अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो बिल्कुल उनको डराइए मत, उनको बोलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अगर उनको किसी भी तरीके का लक्षण आता है, कोई परेशानी आती है, जैसे अगर उनको वीकनेस होता है तो आप एसिड फास्ट या कार्बोवेज दे सकते हैं। अगर उनको कफिंग है तो आप उनको ब्रानिया अल्बा या जो भी लक्षण है, वेट कफ है तो नहीं सर, रक्तक्ष दे अभी सकते उनको किसी तरह का कोई दिक्कत महसूस हैं। नहीं हो कोई रहा है। दिक्कत नहीं है तो चारों उनको बोलिए गर्म दूध में हल्दी लें और खूब सारा बादाम गुड़ खाएं, बस कुछ नहीं करना है। फिर बिल्कुल डराइए नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी असल में कोविड के पेशेंट 75% डर के उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको पहले तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट जी जो अपना जो सीरीज होगी वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को मैं बुलाऊंगी और वो लेंगे, क्योंकि ज्यादातर अपन मरीजों का जो प्रॉब्लम है वो मानसिक प्रॉब्लम है। अगर उनको अगर मैं प्रॉपरली अगर अपन समझा दें। यस, आप बोलना चाह रहे हैं द्विवेदी जी? हाँ, ये डॉक्टर ईश्वर पटेल ने एक प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। डॉक्टर ईश्वर जी, अगर HRCT में उनका स्कोर 11 था तो ड्राई कफ के लिए एक डोज आप टंग डोज ब्रानिया अल्बा देंगे 30, तो उससे कफिंग में आराम उतना नहीं आएगा। मेरा सलाह है कि उनको आप चाहे तो डिस्टिल वाटर में डाल करके रिपीटेड डोज दीजिए कफिंग के लिए, या फिर पिल्स में बना करके दीजिए। अगर उनको शुगर की परेशानी है, डायबिटीज है, तो आप डिस्टिल वाटर में ब्रानिया अल्बा दीजिए। हर 2-2 घंटे के अंतराल से 1 या 2 दिन में ही कफ में बहुत आराम आ जाएगा। अगर उनको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, इट्स बेटर टू गिव इन पिल्स सो दैट कि वो खुद से। सर डायबिटीज नहीं है, हाँ, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंसिव सर। हाइपरटेंसिव से अपना कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई भी जी सर। दवाई हाइपरटेंसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है। डायबिटीज में अगर आप पिल्स में देंगे तो नंबर मेडिसिन देंगे तो वो डायबिटीज भी बढ़ा सकता है, शुगर। तो बेहतर होगा डिस्टिल वाटर में दें। अगर डायबिटीज नहीं है तो पिल्स में दीजिए, रिपीटेड डोज दीजिए। आपको उनको जो आप देखिए ना स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उनको स्कोर 11 आ रहा है, तो आपको कम करने के लिए रिपीटेड डोज ऑफ मेडिसिन लगेगा। एक डोज टंग डोज से उनको प्रॉब्लम नहीं कम। जी सर, तो अब एक क्वेश्चन है मैडम आपके लिए है, करंटली पेशेंट्स आर एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स, उसके लिए मैडम ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। वी आर हैविंग साइकेट्रिस्ट या नेक्स्ट वीक, हम इसी दिन मंडे को नेक्स्ट वीक साइकेट्रिस्ट का लेक्चर होगा। तो मेरा आग्रह है कि ये साइकेट्रिस्ट को ज्वाइन करें, बहुत जरूरी है। हमने पहले इसलिए रखा था कि 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके, पर हमको एंड टाइम पे लोगों को कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमने सडनली गूगल पे चेंज हुआ, उसमें 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक ने पूछा है कि CHO भर्ती के लिए क्या कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि CHO भर्ती के लिए हमने ऑलरेडी कई बार आयुष आयुक्त को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री को लेटर लिख चुका है और फिर से भेज दिया है। तो आप भी प्रयास करिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो सबसे पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा। हम जितना प्रयास कर रहे हैं आपने उतना किया क्या? हम तो 15 बार 20 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, 15 बार लेटर लिख चुके हैं। आपने कितने बार लेटर लिखा? आपका प्रयास क्या है वो भी बहुत मायने रखेगा। यस यस सर। सर मुझे एक डाउट है। जी सर मैं डॉक्टर सिमरन। सर पोस्ट कोविड पेशेंट्स में एक कंप्लेंट बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही है, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। सर उस कंडीशन में क्या करना है? लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं ऑलरेडी हमारे पास होम्योपैथी में। आप एलियम सीपा जा सकती हैं, पल्सेचिला जा सकते हैं, क्योंकि वो कोविड से अलग प्रॉब्लम है। आपके पास एमोन कार्ब है, काली कार्ब है, बहुत सारी मेडिसिन है जिससे मतलब बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, 5 to 7 डेज में रिकवर हो जाता है। नेटम सल्फ दे सकते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस में दिया हुआ है। तो उससे आपको उसमें कोविड को अलग रखना पड़ेगा और हमारा सिम्टम बेस्ड जो है ना उसको वहां पे लाना पड़ेगा। हमको कभी कभी इन्वेस्टिगेशन बेस्ड पे लाना पड़ेगा मेडिसिन और कभी कभी सिम्टम बेस्ड पे मेडिसिन लाना पड़ेगा।
ओके एंड सर बहुत बार पेशेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिनको कोविड की कोई भी सिम्टम्स नहीं है, बस लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट लेकर आते हैं और उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव रहता है। सिम्टोमेटिक की श्रेणी में रख रहे हैं ना, वो ऐसे भी कोई पेशेंट है जिनको सिम्टम्स नहीं है, मतलब कफ और फीवर नहीं है, उनको डायरेक्ट लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट का केसेस हमारे पास भी आ रहा है डायरेक्ट, वो देर आर माइल्ड या असिम्टोमेटिक केसेस है, तो आप उसमें आर्सेनिक या एमोन का दे सकते हैं, खूब अच्छा रिजल्ट है, कोई ओके प्रॉब्लम ओके, थैंक यू सर। मैम जैसे ही आप मैम साइकेट्रिक पे आप एक डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइज कराने वाले सेमिनार, मैम होम्योपैथी कैसे वर्क करती है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अभी जो जरूरत है कि मैम उनको एक्सप्लेन किया जाए। मैडम अगर और कोई क्वेश्चन नहीं हो तो मैं चाहूंगा कि आप धन्यवाद प्रस्ताव के साथ मीटिंग एंड कर सकते हैं। हेलो सर, डॉक्टर कंचन कुमार सर बिहार फ्रॉम बिहार। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए बोलिए। वहाँ का आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है, थोड़ा बाहर निकल आइए ना घर के अंदर से। क्या जी मैं समझती हूँ आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा और डॉक्टर द्विवेदी जी ने बहुत सुपर कुछ पूछ रहे हैं बीच में आ गए। सर स्पीडोस्पर्मा के बारे में सर कुछ बता देते सर। किसके बारे में? स्पीडोस्पर्मा सर, मदर टीचर। देखिए मैं सभी दवाइयों की बात करता हूँ, चाहे स्पीडोस्पर्मा हो, चाहे वेनेडियम हो, चाहे कार्बोबेज हो। हमारी जो भी दवाइयां हैं वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को बेहतर कर सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रचार किया गया कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने नहीं जाइए, आप ये दवाई दीजिए, वो तरीका ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ईमानदारी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को 40 है SpO2 या 60 है SpO2 तो वो ऑक्सीजन लेवल उतना नहीं बढ़ा सकता है। हमारे लंग्स के मसल्स को स्ट्रेंथन जरूर करेगा, SpO2 बढ़ा सकता है, बट उसका हमारा एक लिमिटेशन है। अगर पेशेंट का 85-86 SpO2 है, उस लेवल पे हम देते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ, तो उस पर वो 90, 95, 98 आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि 40-60 अगर उसका SpO2 आ रहा है तो हमको होम्योपैथी से बड़ी सफलता मिलेगी। अगर ऐसा होता तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लगा करके क्यों घूमते? तो हमारा लिमिटेशन भी हमको मालूम होना चाहिए। हमको जैसे इसको पता होना चाहिए वैसे लिमिटेशन भी पता होना चाहिए। आप थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन जी सर, आप वैक्सीन लेने के बाद बॉडी एक और सीवियर हेडेक का सर केस बहुत ज्यादा मिल रहा है, उसमें हमारे होम्योपैथी क्या कर सकते हैं? जैल्सीमियम बहुत अच्छा मेडिसिन है हमारे पास, तो आर्सेनिक, जैल्सीमियम और अस्ट्रैक्स 1 दिन 2 दिन आपको देना है, बिल्कुल बॉडी कम हो जाएगा, डलनेस कम हो जाएगा। काफी सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनको परेशानी थी डलनेस की, हमने जैल्सीमियम दिया, बहुत बार मैं दिया हूँ, नो प्रॉब्लम। आर्सेनिक, जैल्सीमियम, रस्ट आ गया और हमारे पास ऑलरेडी सर एक साथ 2 मेडिसिन दिया जा सकता है? हाँ, काफी गैप में दे सकता है, क्यों नहीं दे सकते। ओके, थैंक यू सर। एक साथ उसी में मिक्स करके नहीं दे। थैंक यू सर। हेलो जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर रैकबैक की R82 ड्रॉप जो है वो म्यूकस